अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में आपको असम के मुख्यमंत्री नजर आएंगे, हाथ में बंदूक लिए हुए, गोली चलाते हुए। बंदूक से गोली निकलती है और सामने निशाने पर कौन लोग हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। दनादन कई सारी गोलियां निशाने पर लगती हुई दिखाई जा रही हैं और इस तरह का वीडियो बनाकर असम की बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इसके साथ ही सीधे सीधे इस देश की पूरी व्यवस्था, खासकर न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया गया है। सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे या फिर हलवा पूड़ी याद आ जाएगा और सब कुछ भूल जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा होगी, सवाल करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा की कुछ हालिया हरकतों की, जो सीधे सीधे भारत के संविधान और भारत की पूरी व्यवस्था को चुनौती देती है। और तो और हेमंता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि लोगों से कह दिया कि जिसको कानूनी रास्ता लेना हो ले ले, मैं जो कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। इस मामले में बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है, पुलिसिया शिकायत भी हुई है, मगर कार्रवाई के नाम पर ठन गोपाल क्यों है। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा की एक पुरानी वीडियो भी वायरल है, जब वो कांग्रेस में थे। उस वीडियो में हेमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए और आज जो कह रहे हैं बीजेपी में रहते हुए, इन दोनों को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं, कहां तक गिर जाते हैं। मुख्य रूप से चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर। पिछले दिनों इन्होंने बिहार की जन स्वराज पार्टी को लेकर बहुत कुछ कहा था। हालांकि एक वीडियो में हमने इस पर विस्तार से बात भी किया था, मगर एक महत्वपूर्ण चर्चा छूट गई थी। वैसे ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखने के लिए देखिएगा जरूर। इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे जो छूटा था। उधर इंडियन एक्सप्रेस ने सेना प्रमुख की किताब को लेकर एक और बेहद महत्वपूर्ण खुलासा किया है, उस पर भी तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन्नों से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और उससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोग आए दिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर हर बार यह आश्चर्य होता है कि आखिर ये लोग इस हद तक असंवैधानिक कार्य कैसे कर सकते हैं। मगर ऐसा लगता है कि ये आश्चर्य सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि देश संविधान से चल रहा है और संविधान को माना जा रहा है, जो ये मानते हैं कि इस देश में न्यायपालिका भी है जो संविधान की संरक्षक है, वो न्यायपालिका संविधान की आत्मा को बचाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को भाजपाई नेताओं के नफरती एजेंडे देखकर आश्चर्य होता है, मगर नफरती चिंटुओं को संविधान और उसकी आत्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें मालूम है कि सरकार में वो खुद बैठे हैं, बाकी उनके ऊपर जो कार्रवाई कर सकता है यानी न्यायपालिका, वो कुछ करेगा ही नहीं। यदि उनके पास ये भरोसा न होता तो निश्चित तौर पर गोदी मीडिया से लेकर IT सेल, तमाम नफरती संगठन, गली छाप चिंटुओं से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी इस कदर असंवैधानिक बातें न कर पाते। असम के बीजेपी ट्विटर हैंडल से जो वीडियो शेयर की गई है उसके कुछ स्क्रीनशॉट आप देखिए। मोदी शाह के चहेते मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाथों में बंदूक पकड़ रखा है, निशाना लगाने की पोजीशन में है और निशाने पर हैं दो व्यक्ति। एक बनियान पहने बैठा है, सर पे टोपी है, जालीदार वाली टोपी। दूसरे बुजुर्ग बगल में खड़े हैं, दाढ़ी है और सर पे टोपी है। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। आप समझ गए होंगे कि हेमंता को किसे निशाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है और बाकायदा इस पोस्टर में लिखा है कि नो मर्सी, यानी इन लोगों के साथ कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्हें ठोक दो, गोली मार दो। सोचिए, एक मुख्यमंत्री को इस तरह से अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए और गोली चलाते हुए दिखाया जा रहा है और साथ में ये संदेश भी दिया जा रहा है कि इनके साथ यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के साथ कोई दया मत दिखाइए। अब आप कल्पना करिए कि भाजपा के लोग अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर को इस तरह से एडिट करते हैं जिससे वो मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखें, उनका खात्मा करते हुए दिखें, और यह भी संदेश दिया जा रहा है कि इनके साथ दया दिखाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इसे शेयर करता है। क्या इन सब को देखने के बाद भी कोई संदेह रह जाता है कि किसी छोटे मोटे नफरती चिंटू की गलती होगी? क्या यह समझना कठिन है कि पूरी की पूरी भाजपा और उसकी सरकार इस मामले में शामिल है? हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विवाद होने पर यह वीडियो बीजेपी ने डिलीट कर दिया कथित रूप से, मगर सवाल यह नहीं है कि डिलीट किया या नहीं। सवाल तो यह है कि इस तरह से खुलेआम भारत के संविधान को रौंदने और सुप्रीम कोर्ट की छाती पर चढ़ के तांडव करने की हिम्मत इन लोगों के भीतर आई कहां से? क्या इन्हें मालूम है कि न्यायपालिका इनकी मुट्ठी में है, इनके कब्जे में है, इनके दबाव में है? क्या इन्हें भरोसा है कि ये किसी भी हद तक संविधान को कुचलते रहे, संवैधानिक मर्यादा को तार तार करते रहे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उन्हें इतना भरोसा है कि देश की अदालतें और उनमें बैठे जज बीजेपी के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, उन्हें नपुंसक बना दिया गया है, चाहे ये लोग कोई भी हद पार कर दें? अब जरा याद करिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया था कि जब अदालतों में बैठे जज नेताओं मंत्रियों के आगे पीछे घूमते हैं, उनके बुलावे पर डिनर पार्टी ज्वाइन करते हैं, हलवा पूड़ी चापने जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं,
खासकर उच्च न्यायपालिका के जज, तो फिर देश की पूरी न्यायपालिका में गलत संदेश जाता है। अब आप सोचिए, जब भारत के चीफ जस्टिस आए दिन बीजेपी नेताओं के साथ घूमते फिरते, फोटो खिंचाते और खाना खाते नजर आएंगे, जब उनकी पार्टियों में नजर आएंगे, फोटो खिंचवाते हुए दिखेंगे, तो क्या किसी निचली अदालत के जज की कभी इतनी हिम्मत होगी कि वो भाजपा और उसके संबंधित लोगों के खिलाफ एक्शन ले सके? उनको तो यही लगेगा ना कि अरे भाई, बीजेपी के नेताओं के साथ तो हमारी संस्था के मुखिया उठते बैठते हैं, उनके साथ डिनर पार्टी करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, भाषणबाजी करते हैं। अगर हमने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लोगों के खिलाफ कोई आदेश दे दिया तो पता चले हमें ही सजा मिल जाए और हमारा जो भविष्य है उसको खराब कर दिया जाए। और सजा तो मिल भी रही है ना। भाजपाई सत्ता के चहेते पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर का आदेश दिया अदालत ने, तो जज का दनादन ट्रांसफर कर दिया गया विभांशु सुधीर का। प्रधानमंत्री मोदी के जिगरी दोस्त अडानी की कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था, तो जज गुप्ता को दनादन ट्रांसफर कर दिया गया शहर से 200 किलोमीटर दूर। मध्य प्रदेश में भाजपाई मंत्री शाह के खिलाफ हाई कोर्ट जज अतुल श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन लिया, तो उनका ट्रांसफर बदल के सीनियरिटी खराब कर दी गई। यानी ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब बीजेपी के लोगों के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ यदि न्यायपालिका कोई एक्शन लेती है तो जजों के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती है, उन्हें कथित रूप से सजा दी जाती है और बाकियों को यह दिखाया जाता है कि देख लो, भाजपाई सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो ऐसे तुम्हारा भविष्य चौपट कर दिया जाएगा, सजा मिलेगी, ट्रांसफर भी होगा, तुम्हारी सीनियरिटी भी खराब हो जाएगी। तो आप जरा सोचिए, जब न्यायपालिका के मुखिया तमाम भाजपाई नेताओं के साथ घूमते फिरते, टहलते, फोटो खिंचाते, खाते पीते नजर आएंगे, तो क्या निचली अदालतों के जजों की हिम्मत होगी इनके खिलाफ एक्शन लेने की? ज्यादातर मामले में कहा जा सकता है कि नहीं होगी। तो अब कुल मिलाकर सवाल उन्हीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत से होना चाहिए कि आप आए दिन भाजपाई नेताओं के साथ नजर आते हैं और उसी पार्टी के नेता लगातार संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आप स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर कार्रवाई करेंगे? असम की बीजेपी ने जो किया है, इस वीडियो के माध्यम से यह सीधे सीधे देश में आग लगाने की कार्रवाई है। और असम के मुख्यमंत्री तो इस मामले में डायरेक्ट डिग्री लिए बैठे हैं। हालांकि उनकी यह डिग्री बहुत पुरानी नहीं है, भाजपा में आने के बाद यह नफरत की डिग्री हासिल हुई है उनको, पीएचडी वाली। पहले वो भी बड़े सामाजिक हुआ करते थे और आज जिस भाजपाई नेता के दुलारे बताए जाते हैं, कांग्रेस में रहते हुए उन्हीं नरेंद्र मोदी के शासन को नफरत का शासन कहते थे। कहा करते थे कि मुसलमानों का खून पानी के पाइप के जरिए गुजरात में बहता है, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगते। यानी जब कांग्रेस में थे तो इस कदर भाईचारा की बात करते थे। मोदी के गुजरात में इन्हें पानी के पाइप में मुसलमानों का खून नजर आता था, लेकिन अब खुद अपने असम में अल्पसंख्यकों का खून बहाने का कथित प्रयास कर रहे हैं और अपने असम में पानी के पाइप में मुसलमानों का खून बहता हुआ देखना चाहते हैं शायद। सवाल है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर बार बार खामोश क्यों रह जाती है? अभी कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि मियां मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ दें। अगर कोई रिक्शा वाला 5 रुपया मांगता है तो उसको 4 रुपया दो, परेशान करो, उसको शांति से रहने मत दो, उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां पैदा कर दो छोटे छोटे लेवल पर कि वो असम छोड़कर भाग जाए। आपको बता दें कि मियां शब्द अक्सर बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए नफरत भरे ढंग से, यानी चिढ़ाने के लहजे से इस्तेमाल किया जाता है। हेमंता विश्व शर्मा ने तो खुलेआम मियां मुसलमानों को परेशान करने का समर्थन किया और यहां तक कह दिया कि जिसको मेरी बात से आपत्ति है वो कानूनी रास्ता ले ले, कानून अपना काम करता रहेगा, हम तो अपना काम करेंगे। इस बात को लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया और कहा गया कि यह तो समाज को बांटने वाला बयान है, ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी पुलिस में शिकायत करते हैं, मगर आप तो जानते हैं कि भाजपाई सिस्टम में नफरतबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उल्टे उन्हें इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट कब इस शिकायत पर संज्ञान लेता है। इसके पहले भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने लगातार ऐसे बयान दिए जो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन करते हैं। बहुत सारे पूर्व अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील भी किया, मगर कहीं से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक ओपन लेटर में संवैधानिक आचरण को बढ़ावा देने वाले ग्रुप ने कहा कि हेमंत शर्मा के भाषणों की जो अभद्रता है वो चौंकाने वाली है और सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन करके असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हेमंता ने यह भी दावा किया कि राज्य में जो विशेष संशोधन चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम हटा दिए जाएंगे और बाकायदा स्वीकार किया कि भाजपा सरकार ने मियां मतदाताओं को रोकने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया। इसके एक दिन बाद हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान बीजेपी के लोगों ने संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ 5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज कराया था। वैसे आपको याद दिला दें, देश भर में ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के लोग खासकर मुसलमानों का वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेशन दे रहे हैं। हर जगह शिकायत यही है कि नाम मुसलमानों का कटवाया जा रहा
रहा है, विपक्षी वोटरों का कटवाया जा रहा है और कटवाने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कई जगह तो बीएलओ खुद खुलेआम सामने आकर बोलते हैं कि भाजपा के फला फला नेता ने हम पर यह दबाव बनाया, धमकाया, डराया कि इतने मुसलमानों का नाम काट दो। और कुछ जगहों पर तो भाजपाई गुंडागर्दी इस हद तक हो गई कि मुसलमानों का नाम काटने से इनकार करने पर बीएलओ के साथ मारपीट की गई। अब बताइए कि ये अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है? यही न होती है अंधेरगर्दी जहां कोई नियम कानून न रहे, जिसकी लाठी उसकी भैंस चले। सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए कार्रवाई करने के लिए? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत और देश के राष्ट्रपति चाहते हैं कि अभी जो हेमंता विश्व शर्मा को वीडियो में करते हुए दिखाया जा रहा है वो सरेआम भाजपाई लोग करने लगे? यानी सांकेतिक हमले पर कार्रवाई नहीं करेंगे? जब हेमंता विश्व शर्मा सरेआम हाथ में बंदूक लेकर अल्पसंख्यकों की हत्या करने लगेंगे, क्या उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? वैसे भी भाजपाई सत्ता पर यह आरोप तो लगता ही है कि ये लोग और इनके ही लोग नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर, कहीं गाय के नाम पर तो कहीं राम के नाम पर, अन्य मुद्दों पर अल्पसंख्यकों की हत्याएं कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी किस बात का इंतजार कर रहा है? अभी हाल ही में यूजीसी नियमों पर रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि ऐसे नियम होंगे तो देश बंट जाएगा, समाज में बंटवारा पैदा होगा, इन पर रोक लगनी चाहिए। तब सवाल यह है कि हेमंता विश्व शर्मा जो कर रहे हैं और तमाम भाजपाई मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, इनके नेता जो कर रहे हैं, क्या उससे देश एक होने वाला है? क्या उससे देश में बंटवारा नहीं हो रहा है? क्या भारत के चीफ जस्टिस इसे देख नहीं पा रहे हैं? और सुनिए, अभी हाल ही में बिहार की जनस्वराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी बिहार चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, और दावा किया गया कि चुनाव के दौरान बिहार की सरकार ने लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा, जिसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई, यानी सबको बराबरी का मैदान नहीं मिला। चुनाव में भयंकर धांधली हुई इस आधार पर, इसलिए इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए। तो इस याचिका को देखते ही माननीय चीफ जस्टिस भड़क गए और पूछने लगे कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? जब जनता ने आपको नकार दिया तो आ गए सुप्रीम कोर्ट फेमस होने के लिए। ऐसे ही भाषा का प्रयोग भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर जज ने की। अब सुनिए, पिछली वीडियो में मैं ये बताना भूल गया कि जन स्वराज पार्टी को बिहार में कितने वोट मिले, तो हमारे सम्मानित चीफ जस्टिस को बता दिया जाए, याद दिला दिया जाए कि जन स्वराज पार्टी लगभग 1 साल पहले ही बिहार में बनी और विधानसभा चुनाव में यानी अपने पहले चुनाव में इस पार्टी ने लगभग 3.44% वोट हासिल किया। मोटा मोटी 3.5% मान लीजिए। यह गिनती सामान्य रूप से आपको कम लग सकती है, मगर भारत जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहां 3.5% वोट बहुत मायने रखता है। बेशक बिहार में जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली, मगर भारत के चीफ जस्टिस को याद रखना चाहिए कि 1 साल पहले बनी पार्टी ने बिहार में 3.5% वोट हासिल किया और इनके एक उम्मीदवार ने 58,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। 129 सीटों पर जन स्वराज तीसरे स्थान पर रही। जी हां, 129 सीटों पर जन स्वराज तीसरे स्थान की पार्टी रही, जबकि उसी बिहार में कितनी सारी पार्टियां हैं। 73 सीटों पर जन स्वराज चौथे स्थान पर रही, 24 सीटों पर 5वें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 33 सीटों पर जन स्वराज की पार्टी को जो वोट मिले वो जीत के अंतर से अधिक थे। यानी अगर ये पार्टी चुनाव में न होती, लड़ाई में न होती, तो हो सकता था कि बिहार में 33 सीटों का रिजल्ट इधर उधर हो जाए, जीत हार का गणित चेंज हो जाए। सोचिए, 1 साल पहले बनी पार्टी के लिए कितना बड़ा हासिल है ये कि 129 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही। बिहार जैसे राज्य में जहां ढेर सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, वहां 1 साल पहले एक पार्टी का जन्म होता है और वो लगभग 18 लाख वोट लेकर जबरदस्त शुरुआत करती है। मगर भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले, जनता ने नकार दिया तो आ गए हमारे पास फेमस होने के लिए। अब जिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि जन स्वराज पार्टी को कितने वोट मिले, वो एक बार अपने चुनाव लड़के देख लें। 1 साल पहले बनी पार्टी को 18 लाख के आसपास लगभग 3.5% वोट मिले। आप भी चुनाव लड़कर देख लीजिए मिलाड हुजूर कितने वोट मिलते हैं। रोजाना हमें इस चैनल को 5 से 10 लाख लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन अगर चुनाव लड़ जाएं तो शायद 10,000 वोट न मिले। ये होता है चुनाव का गणित। जरा गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता में है, 12 साल से केंद्र की सत्ता में है, इसके बाद भी उसे बिहार में 20% वोट मिलते हैं। दशकों पुरानी पार्टी है, फिर भी बिहार में 20% वोट ही मिलता है, जबकि 1 साल पहले बनी हुई पार्टी जन स्वराज 3.5% वोट लेकर आती है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। चूंकि भारत में मेजोरिटी सिस्टम है, यानी बहुमत प्रणाली से चुनाव होते हैं, 1 वोट के अंतर से भी चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन यदि यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम होता, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता, तो जन स्वराज पार्टी को 10-12 सीटें कम से कम मिल गई होती। मगर फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जन स्वराज की इतनी बड़ी उपलब्धि को नीचा दिखाने का काम करते हैं और ऐसा तर्क देकर याचिका को खारिज करते हैं, जबकि यहां किसी पार्टी को कितना वोट मिला यह सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि सामने वाले ने कथित रूप से पैसे बांटकर वोट खरीद लिए, इसलिए चुनाव में ईमानदारी नहीं थी।
आप यूपी में देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बहन जी को यानी बहुजन समाज पार्टी को 13% से भी कम वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत घटकर 9% के आसपास रह गया। तो क्या उनका यूपी में अस्तित्व नहीं गिना जाएगा? जो बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 से 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक बार पूरे 5 साल सरकार चलाया है, क्या उनकी बात को वोट प्रतिशत के हिसाब से नकार दिया जाएगा? इस हिसाब से तो पूरे भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी ही फिलहाल चलेगी। अब सवाल यह है कि असम में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33% से ज्यादा वोट मिले और पूरे एनडीए को 44% से ज्यादा वोट मिले। तो क्या भारत के चीफ जस्टिस हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछेंगे कि भाई आपकी पार्टी को राज्य की 33% जनता ने वोट दिया, पूरे गठबंधन को 44% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, फिर आप अपने ही राज्य को क्यों बांट रहे हैं, क्यों अपने राज्य में आग लगा रहे हैं? यदि 3.5% वोट लेकर जनसुराज पार्टी की बातों को, उनके सवालों को खारिज किया जा सकता है कम वोट के आधार पर, तो 44% वोट मिलने के बाद एनडीए और हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन पर भी देश बांटने और नफरत फैलाने के आधार पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, या इन्हें बढ़ावा देंगे? इन्होंने तो खुल्लम खुल्ला नफरत फैलाने और सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने का काम किया है और बाकायदा इनकी पूरी पार्टी कर रही है। आखिर कब तक सुप्रीम कोर्ट इस तरह से संविधान का मखौल उड़ते हुए देखेगा? लद्दाख में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जब वहां के लोगों का अधिकार मांगते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, तो अचानक से कहीं हिंसा भड़क जाती है या फिर कथित साजिश के तहत भड़का दी जाती है और उन पर एनएसए लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। अदालत में यही सरकार कहती है कि यह देश के लिए खतरनाक है, लेकिन यहां देखिए खुलेआम भाजपाई नेताओं को न्यायपालिका ने छूट दे रखा है कि आग लगाओ, नफरत फैलाओ और फिर शाम को डिनर में हमको हलवा पूड़ी खिलाओ। क्या यही सब कुछ चल रहा है? अब जरा एक नजर इधर भी दौड़ाइए। हाल ही में लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख की एक किताब को कोट करना चाहते थे, मगर सरकार ने ऐसा करने नहीं दिया। कार्रवाई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए थे। स्पीकर ने भी करने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया राहुल गांधी को, और सब ने एक मुश्त कहा कि यह किताब छपी नहीं है, इसलिए कोट नहीं कर सकते। हमने पहले भी आपको बताया था कि लगभग 2 साल से रक्षा मंत्रालय ने इस पुस्तक को छपने से रोक रखा है। क्यों रोक रखा है आप सबको पता है, मगर अब देखिए गजब चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बता रही है कि 2020 से लेकर 2024 के बीच रिटायर्ड सेना के अधिकारियों की 35 किताबों को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब अकेली ऐसी किताब है जिसको अटका कर रखा गया है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि 2020 से लेकर 2024 के बीच इस तरह के 35 मामले आए थे, यानी किताबें आई थी, सबको मंजूरी मिल गई 3 को छोड़कर, और इन्हीं 3 में से एक थी जनरल नरवणे की किताब। और इस किताब में इन 3 में से बाकी के जो थे उनको भी बाद में पास कर दिया गया, यानी अब केवल एक ही किताब अटकी है, वो है पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब। अब आप सोचिए, ये 2020 से लेकर 2024 तक 35 किताबें आई सैन्य अधिकारियों की, सबको मंजूरी मिल गई, सिर्फ एक किताब को रोक कर रखा गया। सवाल है कि ऐसा क्यों है? क्या इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि ये किताब 56 इंच की एक्सरे रिपोर्ट खोल देगी? अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि देश कितने मजबूत हाथों में है, और अंदाजा ये भी लगाइए कि जब चाइना की सेना सीमा पर हमारे करीब आ रही थी और सेना प्रमुख सरकार से पूछ रहे थे कि क्या करना है बताइए, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कथित रूप से कि जो उचित समझो करो, अपनी जिम्मेदारी से भाग लिए। और अब जिस किताब में ये बातें लिखी है उसको छपने नहीं दिया जा रहा, उसे मंजूरी नहीं दी जा रही। एक तरफ अपने देश के अल्पसंख्यकों, विपक्षी पार्टियों और सवाल करने वालों के सामने दैत्य बनकर खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ जब बात देश की सुरक्षा की आती है, यानी बाहरी लोगों से लड़ने की आती है, तो एक झटके में सरेंडर हो जाते हैं, चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को भाजपा के नफरती नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और यदि नहीं हो रहा है तो क्या इसके पीछे डिनर पार्टी की हलवा पूड़ी जिम्मेदार है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।